अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उतनी देर में 1 मिनट भी गुजर जाएगा और फिर वी विल स्टार्ट द क्लास। जी तरम। सर, मैंने कल टॉर्शिया का एंट्री टेस्ट दिया था, तो उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज में एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि द कंपनी डिस्पाइट ऑफ इट्स वास्ट एक्सपीरियंस फेल्ड टू गिव conclusive solution to the problem. आप इसमें से मुझे पूछना चाहते हो कि डिस्पाइट ऑफ जो है ये कौन सी प्रेपोजिशन है, यही पूछना चाहते हो? सर, इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ था डिस्पाइट ऑफ इट्स वास्ट एक्सपीरियंस और फेल्ड टू प्रोवाइड और टू द प्रॉब्लम, इन सबको, और वो पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा सेगमेंट ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम मौजूद है। आप देखो, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता होता। मुझे समझ आ गई थी, आपने जब सेंटेंस मुझे बताया तो मुझे पता चल गया था कि आप इस जो जो सवाल होगा ना वो डिस्पाइट ऑफ के मुतालिक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अगला पार्ट जो था उसको लिखना ही छोड़ दिया था। ठीक है। उस्ताद ठीक है। उस्ताद होता है ना, उस्ताद को पता चल जाता है कि एग्जामिनर क्या क्या पूछना चाह रहा होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक अब है। होता ही है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता होता। ठीक है। ठीक है। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगता होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता होता। तो प्रॉब्लम इसमें ये थी। ठीक है। ओके सर। जैसे ही आपने डिस्पाइट ऑफ कहा तो मुझे सवाल समझ आ गया था कि उन्होंने क्या पूछा होगा। ऑल राइट। सो वेलकम बैक बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमने प्रीपोजिशन से स्टार्ट करना है एंड प्रीपोजिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि ये बेसिकली प्री का मतलब है पहले और ये पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन या कनेक्शन। ठीक है, पोजीशन को आप इस तरह से समझें कि पोजीशन का मतलब है कनेक्शन या रिलेशनशिप। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका सेंटेंस के अंदर किसी एक दूसरे नाउन के साथ या दूसरे प्रोनाउन के साथ या किसी एक दूसरे नाउन स्ट्रक्चर के साथ उसका एक रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशनशिप जो है वो हमें, ये जो प्री पोजिशंस होती हैं ये उस रिलेशनशिप की जो फाइनल नोड होती है, यानी कि जो बिल्कुल जो जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा होता है, उससे पहले ये वर्ड आता है और उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन करता है। इसके हवाले से हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी जब हम प्रीपोजिशन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको उर्दू के अंदर बताया था कि उर्दू में पोस्ट पोजिशंस होती हैं। और फिर हमने इन और ऑन के मतलब भी बात की थी कि चेयर के साथ इन लगता है या ऑन लगता है। तो मुझे वो सारी डिस्कशन याद है। तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि प्रीपोजिशन इज बेसिकली अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस। वो दूसरा वर्ड जो है वो कोई भी हो सकता है। Prepositions are very essential for expressing relationships in terms of time, in terms of location, in terms of direction, in terms of manner, in terms of cause, and there are certain other structures as well, जिनको हम एक्सप्रेस करने के लिए या नाउन का, यानी नाउन के टाइम के मुतालिक, नाउन की लोकेशन के मुतालिक, नाउन की डायरेक्शन के मुतालिक, या नाउन का जो किसी भी काम करने का जो मैनर होता है उसके मुतालिक, या किसी काम की जो कॉज होती है, रीज़न होती है, वो बताने के लिए, इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या कोई मूवमेंट है, तो मूवमेंट जो है उसकी उसका जो एस्पेक्ट होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर जो प्रीपोजिशंस होती हैं ये नाउन के मुतालिक व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके मुतालिक मोस्टली क्या करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। अब बिफोर आई टेक यू टुवर्ड्स द प्रीपोजिशंस एंड आई टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको क्लास के बिल्कुल बिगिनिंग में ही बता देना चाहता हूँ। अब हमारे बैक पे ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा ना उससे भी एजिटेट हो रहा हूँ, तो अभी भी वो काम जारी है, तो बार बार मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर आप तक वो आवाज़ पहुंच रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब प्रीपोजिशन के मुतालिक ना एक चीज़, आप इसको बेशक किसी जगह पे नोट कर लें कि जो प्रीपोजिशंस होती हैं ना, प्रीपोजिशंस, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, फिर हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, फिर हमने एडवर्ब पढ़ लिया, फिर हमने वर्ब के मुतालिक डिस्कशन कर ली। तो जो चार बेसिक या चार जो मेजर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो सेंटेंस का यूँ समझ लें कि जो आपकी जो लैंग्वेज है उसका तकरीबन 80-90% बनाते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। अब उनमें से कोई भी ऐसा जो चीज़ मैं अभी आपको प्रीपोजिशन के मुतालिक बताने लगा हूँ, ये चीज़ सिर्फ प्रीपोजिशंस के मुतालिक खास है। यानी ऐसा नहीं है कि बाकियों के साथ नहीं होती, बाकियों के साथ भी ये वाली वारदात हो जाती है जो भी मैं आपको प्रीपोजिशन के मुतालिक बताने लगा हूँ, लेकिन प्रीपोजिशंस के साथ हमेशा ये होती है। वो क्या होती है कि प्रीपोजिशंस ऑलवेज
मेक अ फ्रेज। प्रीपोजिशन क्या करती हैं, ये हमेशा एक फ्रेज बनाती हैं। यानी कि नाउन अकेला आ सकता है, जैसे अली, अली वेंट टू स्कूल, तो अली अकेला आ गया अली की जगह पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ही इज, अली इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अकेला एक एडजेक्टिव की सूरत में आ गया। ठीक है, सिंगल एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ही रन्स, तो रन्स एक वर्ब है, अकेला आ गया। ठीक है, तो नाउन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ही वेंट टू स्कूल, तो ही अकेला आ गया। यानी बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अकेले अकेले आ सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो एक फ्रेज बनाकर आए। लेकिन जो प्रीपोजिशंस होती हैं, दे ऑलवेज मेक अ फ्रेज। ठीक है, दे ऑलवेज मेक अ फ्रेज। पहले नंबर पर तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, दूसरे नंबर पर ये है कि वी कैन नॉट स्विच देयर 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 लोकेशंस। देयर लोकेशन आप कह लें, स्ट्रक्चर कह लें। ठीक है, आप इसको पोजीशन कह लें, जिस तरह से मर्जी आप इसको याद करना चाहते हैं। यानी कि प्री पोजीशन अब जब आएगी तो वो हमेशा प्री का मतलब है पहले, यानी जिस चीज की पोजीशन बताई जा रही है उससे ये पहले आएगी। और आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कर सकते कि पोजीशन पहले ले आए और वो जो प्री पोजीशन है उसको बाद में ले आए। ये आप नहीं कर सकते। हमेशा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी उसमें प्री पोजीशन पहले आएगी। और देयर इज ऑलवेज अ नाउन, ठीक है, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज आफ्टर प्रीपोजिशन। ये अगली बात है जो आपको याद रखनी है। यानी पहले नंबर पर तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो प्रीपोजिशंस हैं दे ऑलवेज मेक अ फ्रेज। दूसरे नंबर पर ये है कि वी कैन नॉट स्विच देयर लोकेशंस। और तीसरी जो बात है वो ये है कि प्रीपोजिशंस जो होती हैं, देयर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज आफ्टर द प्रेपोजिशन। और वो क्या कहलाती है, जो प्रेपोजिशन के फौरन बाद जो स्ट्रक्चर आता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या कहलाता होता है वो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, वो जो बाद में स्ट्रक्चर आता है वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है। ये कुछ बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के मुतालिक, जो आपको सबको पता होना चाहिए बिफोर यू मूव टुवर्ड्स द प्रीपोजिशन। ठीक है, ये यानी कि ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं कि ये एक प्रीपोजिशन के मुतालिक एक यूनिक चीज है, या एक बड़ी अनयूजुअल चीज है, जिसके मुतालिक आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्या मेरी आवाज सही नहीं आ रही? एक बच्चा कह रहा है आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ सही आ रही है। ओके, मेरी अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो मैं फिर अपने नेट वालों को पकड़ता हूँ, जो मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको मैं पकड़ता हूँ कि इतना फास्ट इंटरनेट मैंने लगवाया हुआ है, द फास्टेस्ट पॉसिबल। जब मैं इंटरनेट लगवा रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार आपके पास सबसे जो फास्ट पैकेज है वो मुझे बताएं कौन से। और वही मैंने लगवाना होता है, बिकॉज आई डोंट वांट माई किड्स टू सफर बिकॉज ऑफ माई बैड इंटरनेट। ठीक है, लेकिन फिर भी वी लिव इन पाकिस्तान, तो बाज़ दफ़ा केबल कट हो जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो थिंग्स लाइक दिस समटाइम्स हैपन। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें समझ आ रही होंगी कि प्रेपोजिशन जो है इट ऑलवेज मेक्स अ फ्रेज। एंड द दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वी कैन नॉट स्विच देयर लोकेशन। एंड तीसरे नंबर पर जो चीज़ है कि देर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज आफ्टर द प्रीपोजिशन, which is basically called object of preposition. Like for example, if I write a sentence, he went to the park, he went to the park, तो अब इसमें preposition की तरह टू। to, और the park जो है ये क्या होगा, what will we call it? प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट Object, ऑब्जेक्ट object प्रपोजिशन। of, ये एक नाउन है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि he told me in a secret manner, तो अब इसमें preposition कौन सी है, इन इन। और अ सीक्रेट मैनर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जो कि एक नाउन फ्रेज है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। हाँ, जहां भी आपके पास प्रेपोजिशन नजर आए तो आपने ये अज्यूम कर लेना है कि प्रेपोजिशन के फौरन बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा, जो कि नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, और एक जो है वो नाउन फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि बेसिक आइडिया तो आपको होगा ना प्रेपोजिशन का, आप मेरे पास आए हैं प्रेपोजिशन के मुतालिक कोई तारुफ लेने नहीं आए। ऐसा नहीं है कि आपको इससे पहले प्रेपोजिशन के मुतालिक पता ही नहीं था, ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। आप मेरे पास इसलिए आए हैं ताकि मैं आपको प्रेपोजिशन के मुतालिक कुछ वो बताऊं जो आपको पहले नहीं पता था। ठीक है, अच्छा, अब बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ द प्रेपोजिशन या टाइप्स ऑफ द प्रेपोजिशन, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया
कि preposition की जो प्लेस होती है उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जो दूसरी चीज है, अब ये तो आपको पता चल गया ना कि ये preposition जब भी आती है तो ये फ्रेज बनाती है। पहला जो रूल था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और तीसरा रूल भी इसी के अंदर ही मैंने आपको समझा दिया कि इसके फौरन बाद नाउन या एक नाउन फ्रेज होती है, जो कि क्या बनती है, preposition का ऑब्जेक्ट बनती है। अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ और आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको कहता हूं कि ही लिव्ड एन अपार्टमेंट इन, और फिर मैं लिखता हूं कि ही लिव्ड इन एन अपार्टमेंट। बल्कि नहीं, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको वो चीज समझ समझ में आए। ही लिव्ड ऑन द फिफ्थ फ्लोर, और फिर मैं लिखता हूं ही लिव्ड द फिफ्थ फ्लोर ऑन। फिर मैं लिखता हूं कि प्लीज टर्न ऑफ टर्न ऑन द, क्या टर्न ऑन करें, एसी ऑन करें, पंखा ऑन करें, हीटर ऑन करें, गीजर ऑन करें, क्या ऑन करें? एसी। 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 ओके। तुम रहते हो कुवैत में तो तुम तो एसी ऑन करवाओगे, यहाँ पाकिस्तान वाले जो है ना वो कुल्फी बन जाएगी उनकी। चलें बहरहाल, मुस्तफ़ा के कहने पे हम एसी ऑन कर लेते हैं। प्लीज टर्न द एसी ऑन। अच्छा, अब इनमें से चार सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे हैं। आपने मुझे बताना है कि इन चारों में से एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है, या चारों ठीक है। फर्स्ट वन सही है सर। और हम्म। थर्ड वन सर। फर्स्ट थर्ड। सही है। फर्स्ट ठीक है, और थर्ड। थर्ड। थर्ड थर्ड ठीक। वन। थर्ड। ओके। अच्छा, अब आपके आपके सामने आपने जरूर जरूर सुना हुआ होगा, एक गाना है, ठीक है? कौन सा था? कम ऑन टर्न द, क्या गाना है? कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, ठीक है? ऐसे ही है ना? कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, इट्स फ्राइडे नाइट एंड आई वांट बी अलोन। सुना हुआ है गाना? बिल्कुल सर। है? यस सर। Yes, यस, sir. इट्स फ्राइडे नाइट एंड आई वांट बी अलोन। ऐसे ही है। यस। यस। अब डांस फ्लोर। हाँ, चीप थ्रिल्स, ठीक है। मे बी आई डोंट नीड डॉलर बिल्स टू हैव फन टुनाइट, ठीक है। हाँ, ये आप लोग सुना हुआ है, आप लोग सारे के सारे जेंजी हैं, आप लोग साथों के सामने बड़ा वो नेक पाक बन जाते हैं, लेकिन आप ये सारे काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये वाली एग्जांपल सारी दे रहा होता। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बच्चे ये कह रहे हैं, ठीक है, बच्चे ये कह रहे हैं कि जो थर्ड सेंटेंस है वो ठीक नहीं है। और वो ये इसलिए कह रहे हैं कि जी, टर्न एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद ऑन आना चाहिए था, टर्न ऑन आना चाहिए था। ऐसे ही है ना, यही कह रहे हो ना आप? टर्न ऑन और उसके बाद फिर एसी होना चाहिए था। लेकिन ये वाला जो गाना है, कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, क्या इस प्लीज सही करवा प्लीज दीजिए। वासिफ, बेटा प्लीज माइक ऑफ ऑफ करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही होती है, वो सारी की सारी फिर बीच में शटर ऑन हो जाती है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, कम ऑन टर्न ऑन द रेडियो, ऐसा क्यों नहीं है फिर? इस क्या क्या ये वाली लाइन फिर गलत है? कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन, तो टर्न द रेडियो ऑन और टर्न द एसी ऑन, क्या ये एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है? बताएं यस भाई। सर। तो फिर ये लास्ट वाला गलत कैसे हो गया? हाँ, अब देखो सर, सॉन्ग में सेंस थोड़ी होती है, सेंस नहीं होती, लेकिन देखें एक ग्राम इंग्लिश है ना, इंग्लिश है ना, तो उसमें हम लोगों ने ग्रामर के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली चलना है। ओके। अच्छा, अच्छा, अब इसमें देखें, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो बेटा ये है कि इस सेंटेंस का तर्जमा करें, टर्न ऑन द एसी, इसका क्या मतलब है कि प्लीज एसी पर मुड़ जाओ। हम्म, क्या इसका ये मतलब है? क्यों भाई, बताएं ना, क्या इसका ये मतलब है कि एसी पर मुड़ जाओ, या इसका मतलब है कि एसी चला दो? एसी ये, चला दो। हाँ। हम्म। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये ऑन जो है, ये वाला ऑन, ये एक प्रेपोजिशन है या नहीं है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। ये है सर। यस।
ओके। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के जो मैंने आपको तीन रूल बताए हैं कि इट विल ऑलवेज मेक अ फ्रेज, यही बताइए ना। जी ये तो ऑन द एसी, आप कहेंगे चलें जी ऑन द एसी एक फ्रेज बन गई। लेकिन अगला मेरा सवाल यह है कि क्या मैं इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर सकता हूँ कि एसी को पहले ले आऊं और ऑन को बाद में ले आऊं। नो। अगर ये प्रेपोजिशन होती तो फिर इसकी पोजीशन को शिफ्ट करने से सेंटेंस ठीक ना बनता, जबकि प्लीज टर्न द एसी ऑन ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है। अब इसमें बात पता है क्या है कि दिस ऑन इज नॉट अ प्रेपोजिशन, दिस ऑन इज Sir. नॉट अ, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर ये क्या है? दिस इज अ पार्टिकल। दिस इज व्हाट? Article. पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या होता है? जब कोई भी प्रेपोजिशन जब किसी फ्रेजल वर्ब का पार्ट बन जाती है, होती वो प्रेपोजिशन है, लेकिन जब वो किसी फ्रेजल वर्ब का पार्ट बन जाती है तो फिर वो प्रेपोजिशन नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? पार्टिकल। पार्टिकल बन जाती है। तो ये जो ऑन है ये बेसिकली टर्न का हिस्सा है। बेसिकली हमारे पास वर्ब है टर्न ऑन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ठीक है, टर्न ओवर, ठीक है, टर्न बिहाइंड, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जब कोई भी प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ मिलकर आती है तो ये पार्टिकल कहलाता, नहीं पार्टिसिपल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल अंसारी बेटा। पार्टिसिपल एक अलग चीज होती है, वो सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पार्टिसिपल कहते हैं, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेपोजिशन व्हेन इट इज नॉट अ प्रेपोजिशन, जब एक प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन वाला काम नहीं कर रही होती। यहाँ पे जो ऑन है ये टर्न का हिस्सा है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, पार्टिकल्स को हम लोग मूव कर सकते होते हैं, प्रेपोजिशन को मूव नहीं कर सकते। अब ये जो सेकंड सेंटेंस था ये वाकई गलत है, ही लिव्ड द फिफ्थ फ्लोर ऑन, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं प्लीज कीप द विंडोज, प्लीज कीप द फोन ऑन, और प्लीज कीप ऑन द फोन, दोनों 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 सेंटेंसेस ठीक हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन को मूव कर लिया क्योंकि ये कीप के साथ है, कीप ऑन, कीप ऑन। सर, आपने इधर बताया था कि प्रीपोजिशन को मूव नहीं करना, सर अब इसने मूव करा है। तो ये प्रेपोजिशन नहीं है ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टिकल है। जब ये वर्ब के साथ आती है तो फिर ये पार्टिकल बन जाती है, फिर ये प्रेपोजिशन नहीं रहती। यही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। सर सेकंड सेंटेंस में पार्टिकल है। दोनों में पार्टिकल है। सर दोनों में किस तरह? देखो पार्टिकल है ना, कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है किसी चीज को कीप ऑफ, कीप ऑन, किसी चीज को बंद रखना, खुला रखना। यस सर। तो वर्ब का पार्ट जब बन के आती है प्रेपोजिशन, अनीसा बेटा मैं सब दोबारा समझा रहा हूँ, आप शायद समझना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे, इसलिए आप मेरी बात को सुनने की बजाय आप अपना क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, पार्टिकल को दोबारा समझा दें, पार्टिकल को दोबारा समझा दें। बेटा मैं पिछले 3 मिनट से उसी को ही दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे मैं समझाऊं बताएं मुझे। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई हैवंट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, या तो होता है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करके होता, अभी आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग द पार्टिकल, ठीक है। तो सुन लिया करें, जो बात उस्ताद बता रहे होते हैं बेटा उसको पहले सुन लिया करें, समझ लिया करें, फिर उसके बाद अगर समझ ना आए तो फिर आप दोबारा पूछा करें, ठीक है। आप वो एक ही चीज को ना रट्टा लगाने लग जाते हैं, दोबारा समझा दें दोबारा समझा दें, भाई सुन तो लो, मैं यही समझा रहा हूँ बच्चे। देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आयशा इज सेइंग कि सर मतलब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब फ्रेज में अगर पार्टिकल आए तो उसको मूव कर सकते हैं, जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, नॉट इन प्रेपोजिशन, वो फिर प्रेपोजिशन होता ही नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स का पता है ना, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, लुक आफ्टर, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लीज लुक आफ्टर माई कैट, मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लीज लुक माई कैट आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर माई कैट का क्या मतलब है? मेरी बिल्ली के पीछे देखो, हम्म, ये मतलब है इसका।
मेरी बिल्ली का हाँ ख्याल मेरी हाँ बेटी का ख्याल रखो। और अगर मैं कहता हूँ कि अली केम आफ्टर मी, अली केम आफ्टर मी, तो यहाँ पर क्या मतलब है? ये मेरे बाद आए सर। अली मेरे अली बाद मेरे है। बाद आया। तो आपको मीनिंग से ही पता चल जाता है, मीनिंग से पता चल जाता है कि वो प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो रही है या पार्टिकल के तौर पर यूज हो रही है। जब पार्टिकल के तौर पर वर्ड यूज होगा तो उसका मीनिंग ही कोई एक अजीब सा बन जाएगा। देखो यहाँ पर ऑन का मतलब क्या था? पर, वो पांचवें फ्लोर पर रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि एसी पर मुड़ जाओ। यहाँ पर ऑन का मतलब ही और बन जाता है। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। Means that if a preposition changes its position, it is not a preposition. Yeah, exactly. Yes, Taram, you are right. अगर preposition जो है वो अपना अपना पोजीशन चेंज कर लेती है, और चेंज करने से उसका मीनिंग भी तब्दील नहीं होता, सेंटेंस भी ठीक बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था कि preposition जो है वो हमेशा एक फ्रेज बनाती है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि प्लीज टेक लुक लुक माई कैट आफ्टर, तो आफ्टर के बाद तो कुछ भी नहीं है। आफ्टर के बाद तो एक नाउन होना चाहिए था, और उसको इसको या नाउन फ्रेज होनी चाहिए थी, और इसको आकर एक क्लॉज, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बनना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोई स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आफ्टर है, इट इज अ पार्टिकल। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने आपके पूरे पूरे जो आपका लर्निंग करियर है, आपको कोई भी नहीं पार्टिकल के मतलब बताएगा। सो बेसिकली मेरा मेरा पर्पस ये होता है क्लासेस का, आपको ये बूट कैंप्स देने का, कि आपको वो चीजें बताई जाएं जो आपके लर्निंग पार्ट का हिस्सा होती हैं, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। शट अप, यस, शट अप एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, शट अप। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि प्लीज शट अप, प्लीज शट अप। मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लीज प्लीज शट अप योर माउथ, प्लीज शट अप योर माउथ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लीज शट योर माउथ अप। ठीक है, प्लीज शट योर माउथ अप। ठीक है, वो आप एक गंदी गाली भी बनाते हैं ना बीच में एक दूसरा वर्ड ऐड करके, तो उसमें क्या होता है कि preposition को आप बिल्कुल एंड पे लेके जा रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट अ preposition। इफ दिस वाज अ preposition तो इसको पूरी एक फ्रेज बनानी चाहिए थी, इसके बाद एक पूरा नाउन आना चाहिए था जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ preposition बन रहा होता। तो बात ये हुई कि ये जो अप है ये बेसिकली शट के साथ है, शट अप। ठीक है, ऑलराइट। So this is how it works. Now we are moving towards the types of the prepositions. Now the first type of the prepositions is the prepositions of time. ठीक है, दिस इज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड। आपसे एग्जामिनर जो है ना, वो अब ये वाली चीजें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे वो पीछे आपसे चीजें पूछ रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि prepositions रिपीट होती है। जैसे एट है, preposition ऑफ टाइम भी है, और ये preposition ऑफ लोकेशन भी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इन की बात करूं, तो इन जो है ये टाइम में भी यूज होता है, इन जो है वो यहाँ पर प्लेस और लोकेशन में भी यूज होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, ऑन है। ठीक है, इसी तरीके से टू है। तो ये प्रपोजिशन जो है वो हो सकता है कि टाइम के तौर पर भी यूज हो रही हो, वो आपको जो है वो प्लेस में भी यूज हो रही हो, डायरेक्शन के लिए भी यूज हो रही हो। लेकिन आपने उसको सेपरेटली कैटेगोरिकली आपने समझना है कि अच्छा, जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है उसमें कौन सी किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ मैंने कौन सी प्रपोजिशन लगानी होती है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम में हम लोग एट लगाते हैं। जैसे आई विल मीट यू एट 5 PM, नॉट ऑन 5 PM और इन 5 PM, एट 5 PM व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट, जिसको हम लोग क्लॉक टाइम बोलते होते हैं। इफ यू आर रेफरिंग टू द क्लॉक टाइम एंड इफ यू आर रेफरिंग टू द स्पेसिफिक टाइम, तो उसके साथ आप एट लगाते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स के साथ ऑन लगता होता है। ठीक है, डेज और डेट्स के साथ क्या लगता है? ऑन। द मीटिंग इज ऑन मंडे, नॉट इन मंडे या एट मंडे, ऑन मंडे। समझ आ रही है? आई विल मीट यू ऑन 9th of January. Sir Naeem told us about the prepositions on 13th of January, not at 13th of January. एग्जैक्टली। डेट आ जाए, डेज आ जाएं, उसके साथ आप लोग ऑन लगाते हैं। अच्छा, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मंथ्स और ईयर्स और सीजन्स और लॉन्ग पीरियड्स, तो उसमें फिर इन लगाते हैं। जैसे शी वॉज बॉर्न इन 1990, नॉट एट 1990। सर इन कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन में फ्रेजल वर्ब क्या है? टर्न ऑन। टर्न ऑन जो है वो फ्रेजल वर्ब है ना, टर्न ऑन।
टर्न ऑन जो है दैट इज द फ्रेजल वर्ब। अच्छा, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन द समर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप कहते हैं कि लेट्स सपोज द ग्रेट स्मोक इन ऑफ लंदन हैपेंड इन एलिजाबेथन इरा। ठीक है, इन ओल्ड टाइम्स। ठीक है, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर, लॉन्ग पीरियड है ना, तो उसके साथ आप इन लगाएंगे, मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ, लॉन्ग पीरियड्स के साथ आप इन लगाते हैं। इन मिडिवल टाइम्स, यस। इन रेनेसांस, इन द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम। ठीक है, इन द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, नॉट ऑन द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम या एट द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम। फिर सेंस कहाँ पे लगाते हैं? एक्सक्यूज व्हेन मी द सर, जी। अच्छा वीकेंड के साथ ऑन लगेगा या एट लगेगा, ऑन द वीकेंड या एट द वीकेंड? क्या चीज? वीकेंड के साथ ऑन लगेगा या एट लगेगा? बताओ, वीकेंड एक स्पेसिफिक टाइम है या एक पीरियड है? ऑन लगेगा। सर वीकेंड क्या है, एक डे है या एक स्पेसिफिक क्लॉक टाइम है? सर डेज, तो डे। ऑन आएगा ना, ऑन। ठीक है, ओके सर। वी यूजुअली विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स। ठीक है। ओके यू कैन सर। कॉल मी, प्लीज डोंट कॉल मी ऑन द वीकेंड्स। ओके ठीक। सर, गॉट इट। ऑलराइट। अच्छा, सिंस कहाँ पे लगता है? जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो टाइम के अंदर गिवन हो, लेकिन टोटल ड्यूरेशन आपको पता ना हो। ये सेंस और फॉर जो हम उसमें भी लगाते होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर भी लगाते होते हैं। लाइक दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, कि टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई है? वी हैव नो आइडिया। आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 9 o'clock, पर 9 o'clock से कितना टाइम हो गया ये नहीं पता। ठीक है। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, तो सिंस 1990 से अब तक कितना टाइम हो गया ये नहीं पता। ठीक है। तो जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट, सर क्या ये आपने सारे नोट्स ग्रुप में सेंड किए? जी बिल्कुल किए हुए हैं। अगर आपको आपको कभी वक्त मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, ये गरीब उस्ताद के भेजे हुए नोट्स, तो ग्रुप में सब कुछ भेजा हुआ है। अच्छा, तो सिंस कहाँ पर लगता है? जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और टोटल ड्यूरेशन पता ना हो। एंड व्हेन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज नॉन, बट ये नहीं पता कि वो टाइम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो वहां पे हम फॉर लगाते हैं। 15 मिनट, 10 साल, 20 20 दिन, 4 हफ्ते, 25 दिन, 50 साल। ठीक है, 15 दिन। ठीक है, 3 मिनट वगैरह वगैरह। द शॉप क्लोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 years। अब वो 10 साल कौन से हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें एटलीस्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है, तो उसके साथ फिर हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और बिफोर और आफ्टर का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, प्रायर टू अ टाइम यानी किसी वक्त से पहले बिफोर लगाते हैं, जैसे द शॉप क्लोजेस बिफोर नाइट, मिडनाइट, यानी मिडनाइट से पहले। और आफ्टर हम लगाते हैं जब किसी चीज के होने के बाद की बात होती है, जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आफ्टर द मीटिंग, यानी मीटिंग के बाद। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग। यस, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू आफ्टर आफ्टर 6 PM। बिल्कुल लिख सकते हैं। बिफोर और आफ्टर तो सबके साथ लगता है ना, बिफोर और आफ्टर जो है ये सबके साथ लग जाते हैं। बिफोर और आफ्टर तो मतलब सबके साथ लग जाते हैं ना, ये नहीं है कि ये मतलब ये नहीं लगते। मतलब आप ये कह सकते हैं, आई विल कॉल यू आफ्टर 6 PM, आई विल कॉल यू आफ्टर फ्राइडे, आई विल कॉल यू आफ्टर 1990, आई विल आई लेफ्ट दिस सिटी आफ्टर माई चाइल्डहुड। ठीक है, और इसी तरीके से ही हैज लिव्ड हेयर आफ्टर 10 years। मतलब आफ्टर और बिफोर तो एक जनरल रेफरेंस होता है ना। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन? अभी ऊपर बताया तो है कि ऑन बेटा जो है वो डेज एंड डेट्स के साथ लगता है, और इन जो है ये मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ, और जो लॉन्ग पीरियड्स होते हैं उनके साथ लगता है। ठीक है नवाल? ओके। यस सर। ऑलराइट। क्लियर हो गया कि यस। ऑन जो है लगता है बेटा डेज के साथ और डेट्स के साथ। ठीक है, और इन लगता है मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ, या जब किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जो है ओके। वो इन। लोकेशन में भी तो लगते हैं। तो अभी तक लोकेशन पे हम लोग गए ही नहीं है। वी हैवंट मूव टुवर्ड्स द लोकेशंस। एंड आई टोल्ड यू दिस कि इफ यू वर पेइंग अटेंशन, तो मैंने बताया था कि इसमें से जैसे एट है, यहाँ पे मैंने देखो नीचे अंडरलाइन भी किया है कि इसमें से यस कुछ सर। ऐसी हैं जो यूज होती हैं, सेम preposition होती है, वो टाइम के लिए भी यूज हो रही होती है, लोकेशन के लिए भी यूज हो रही होती है, डायरेक्शन के लिए भी यूज हो रही होती है।
देन यू हैव टू पे अटेंशन कि व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो फिर आपने देखना होता है कि बात किस चीज की हो रही है, अकॉर्डिंगली फिर आप उसको यूज करते हैं। अगर रेफरेंस टाइम का है तो फिर आपको टाइम की जो प्रेपोजिशंस हैं उनके हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, और अगर रेफरेंस जो है वो मूवमेंट का है या प्लेस का है या लोकेशन का है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो तवज्जो के साथ क्लासेस नहीं लेते हैं, यही इसका मतलब हुआ ना। आप लोग जोन आउट हो जाते हैं, आप लोग जो है वो, सर अगर एमसीक्यूज आए कि आई विल कॉल यू -6 PM और ऑप्शन एट और आफ्टर दिया हुआ हो, तो फिर क्या चूज करें? तो आपने फिर कुछ भी चूज नहीं करना। फिर इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर जो था उसने नींद में पेपर बनाया था और आपको एट और क्या उसको बोलते हैं, एट और आफ्टर जो है वो दोनों का आपको नंबर मिला। दैट मीन्स के दैट इज अ फॉल्टी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स 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 कीप मूविंग, लेट्स कीप मूविंग। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें preposition ऑफ प्लेस एंड लोकेशन की, तो अब इसमें एट जो है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पॉइंट, वो जो जिस तरह हम बोलते हैं ना, वो जो आपकी पिन लोकेशन होती है उसकी बात कर रहे हो तो फिर हम एट लगाते हैं। जैसे आई एम एट द डोर, नॉट ऑन द डोर, एट द डोर। ठीक है, एट द डोर, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। द पार्सल इज एट द डोर, नॉट ऑन द डोर, एट द डोर। अच्छा, फिर आप क्या कहेंगे, देर इज somebody is knocking at the door or on the door? At the door. ऑन At द the डोर door, सर। at the door, at the door। ठीक है। अच्छा, और मैं अगर कहता हूं कि प्लीज पेस्ट दिस फोटो, प्लीज पेस्ट दिस फोटो और प्लीज स्टिक दिस फोटो एट द डोर या ऑन द डोर? On the door. फिर ऑन On द the डोर door. होगा, फिर ऑन द डोर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऑन द डोर होगा। मतलब वो फिर पूरे दरवाजे की बात कर रहे हैं ना, वो फिर लोकेशन नहीं बन ऑन द जाएगी, वो फिर दरवाजा मतलब पूरा दरवाजा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस दरवाजे के ऊपर किसी भी जगह पे लगा दो। सर, हम कैसे ऐड नहीं लगा सकते? ऐड नहीं लग सकता ना, क्योंकि देखो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। दरवाजा उस सूरत में एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके ऊपर आप एक दूसरी चीज रख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको बोलूं कि प्लीज प्लीज पुट दीज फाइल्स एट माई टेबल, होगा या ऑन माई टेबल होगा? ऑन माय टेबल। ऑन माई टेबल। ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर ऑन की बात करें तो व्हेन समथिंग इज ऑन अ सरफेस, जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर है। मैं अभी आपको है ना यहाँ से ये इमेज के थ्रू भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट लेट मी गिव यू अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर। ऑन लगता है जब कोई भी चीज किसी दूसरी सरफेस पर होती है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, एक चीज की सरफेस है उसके ऊपर एक दूसरी चीज पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम लोग ऑन लगाते हैं। इन हम कहाँ लगाते हैं? व्हेन समथिंग इज इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज स्पेस का क्या मतलब होता है कि चारों तरफ से एक ऑन वॉल सर। है, ये चारों तरफ से कोई बाउंड्री है और उसके अंदर कोई चीज है। जैसे शी इज इन द रूम, नॉट ऑन द रूम। ऑन द रूम का मतलब होगा छत पर है, और इन द रूम का मतलब होगा रूम के अंदर है, या व्हेन समथिंग इनसाइड समथिंग। सर एट किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ आ सकता है, जैसे कोई मॉल। जी बिल्कुल बेटा, स्पेसिफिक आई एम एट मे बी आई एम एट गीगा मॉल, आई सॉ दिस एट गीगा मॉल। ठीक है, देर इज अ कंसर्ट गोइंग ऑन एट गीगा मॉल, आई एम एट द मेट्रो स्टेशन, आई एम एट द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, और अगर आप कहते हैं आई एम ऑन द मेट्रो स्टेशन, का मतलब है कि पूरे मेट्रो स्टेशन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपने पूरे मेट्रो स्टेशन को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। नॉट एट द बस, आई एम ऑन द बस, एट द बस नहीं होता। आई एम ऑन द बस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरली, आई एम ऑन द बस। ठीक है, आई एम ऑन द बस राइट नाउ। और अगर और स्पेसिफिक आपने ने करना हो तो फिर आप कहते हैं कि वेयर आर यू, आप कहते हैं आई एम इन द बस, आई एम नॉट आउटसाइड द बस, आई एम इन द बस राइट नाउ, आई एम इन द बस। मतलब उस वक्त आप कह रहे हो कि मैं बस के अंदर घुस चुका हूं, तो फिर आप इन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर जनरल रेफरेंस है तो फिर आप कहेंगे कि आई एम ऑन द बस नाउ। अच्छा, शी इज सिटिंग ऑन द सोफा या इन द सोफा? अगर तो सोफा ऐसा है कि जिसके आर्म्स हैं और उसके अंदर आप वो बैठे हुए हैं, तो फिर होगा इन द सोफा। और अगर सोफा ओपन है तो फिर ऑन होगा।
इसी तरीके से चेयर है, ठीक है। बस वाले केस में एट नहीं हो सकता, एट द बस नहीं हो सकता, इन और ऑन हो सकते हैं, एट नहीं हो सकता, ठीक है। या इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू टेल। यस, एट द बस स्टॉप, क्योंकि बस स्टॉप एक स्पेसिफिक लोकेशन है। कॉन्सेप्ट को बेटा, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया करें, कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक दफा समझ आ जाए तो फिर आपको बार बार ये सारी जो कंफ्यूजन आपके जहन में क्रिएट हो रही होती है ना, ये फिर दोबारा नहीं होती। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस ना करें और आप कहें कि फलानी एग्जांपल में क्या आएगा, फलानी एग्जांपल में क्या आएगा, फलानी में क्या आएगा, तो इस तरीके से तो बेटा लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के अंदर तो मिलियंस ट्रिलियंस गजिलियंस ऑफ एग्जांपल्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। नॉट इन साइड द बस, इन साइड द बस आप लगा सकते हैं, लेकिन वो इन साइड लगाने की जरूरत नहीं है ना। आई एम इन साइड द बस लगा लें आप, लेकिन थोड़ा सा वही मतलब इस ये नूब हो जाएगा, मतलब दैट विल बी लाइक अ नूब स्ट्रक्चर। जो नूब स्ट्रक्चर समझते हैं, नूब स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब अगर आप इनसाइड द बस लगाते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नूब, मतलब आप अभी बिल्कुल न्यू लर्नर है। अच्छा, उसके बाद अंडर कहाँ पे लगता है? व्हेन समथिंग इज बीनीथ, जैसे फॉर एग्जांपल द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, और बिहाइंड जो है एट द बैक ऑफ समथिंग, जैसे द बॉल इज बिहाइंड द कार। बिटवीन लगता है व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, जैसे द चेयर इज बिटवीन द टेबल एंड द सोफा। बिटवीन के बाद हमेशा एंड वाला स्ट्रक्चर आता होता है, ठीक है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, द चेयर इज बिटवीन द टेबल एंड द सोफा, ठीक है। यस सर। ओके। अहमद, अहमद, यस अहमद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अहमद कह रहे हैं कि मैंने एक ट्रिक देखी थी कि अगर आप व्हीकल के ऊपर हो, लाइक बाइक या व्हीकल के अंदर वॉक कर सकते हो, तो फिर ऑन लगता है। जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो उसके साथ आप ऑन लगा सकते हैं, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द बस, ठीक है, आई एम ऑन द बाईसाइकिल। और अगर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप यू आर जस्ट सिटिंग देयर, यू आर सिटिंग टाइट, तो वहां पे आप इन लगाते हैं, जैसे आई एम इन द कार, ठीक है। ये दीज आर pragmatically दीज थिंग्स आर करेक्ट। बट वही बात है ना कि यहाँ पे फिर चीजें सारी की सारी रिलेटिव हो एक्सक्यूज मी जाती सर। है। जी बेटा। सर तो आई एम ऑन द बाइक तो नहीं होगा ना? नहीं, बाईसाइकिल की बात हो रही है ना, अमन। अब यस, हम ऑन द बाइक ही होगा, हम ऑन बाइक होगा। तो सर फिर उसके ऊपर चल तो नहीं सकते हम लोग? क्या चीज? सर जिस तरह कह रहे हैं ना कि ऑन हम लोग उनके ऊपर करते हैं कि ऑन ऑब्जेक्ट्स वी कैन वॉक ऑन। यस, दिस इज व्हाट आई सेड ना। यू सी, आई endorsed Ahmed's point and pay attention to what I said after that. I said कि yes, you are right, but these things are relative and these vary from case to case, from situation to ओके। situation, ठीक है। ओके सर। यस, ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद अबव की अगर हम बात करें तो अबव जो है व्हेन समथिंग इज हायर देन समथिंग, जैसे द पिक्चर इज अबव द फायर प्लेस, ठीक है, द फैन इज अबव माई हेड, ठीक है, बट इट्स नॉट कनेक्टेड टू। और अगर मैं ऐसे अपने सर पे उठाया वो, तो फिर मैं कहूंगा कि द फैन इज ऑन माई हेड, अगर मेरे सर के ऊपर पंखा पड़ा हुआ है तो। और बिलो होता है व्हेन समथिंग इज लोअर देन समथिंग। अंडर और बिलो में फर्क ये होता है कि जो अंडर होता है उसमें समथिंग इज क्लोज्ड, कि मतलब टेबल है, टेबल के नीचे जो जगह है उसके ऊपर बिल्ली है। अब बिलो जो है, बिलो में ये होता है कि एक वो ऑर्डर होता है, जैसे द शूज आर बिलो द शेल्फ, और हो सकता है कि शेल्फ के नीचे फिर कोई और भी चीज हो, ठीक है। तो जो ऑर्डर वाइज कोई चीज, जब किसी चीज दूसरी चीज से नीचे होता है, फिर उसके लिए हम लोग बिलो का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा सर, आई एम डैश द कार, इन आएगा, इन द कार आएगा, या इनसाइड द कार आएगा, दोनों लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेकिन आउटसाइड, देखो आई एम इनसाइड द कार, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार व्हेन यू एक्चुअली वांट टू टेल समबडी, व्हेन यू एक्चुअली वांट टू समबडी कि यार आई एम नॉट
नियर माई कार, यार मैं जैसे हम कहते हैं ना, यार अब तो मैं अंदर बैठ गया हूं, ठीक है। आई एम इनसाइड द कार, मतलब वो जैसे आप अंदर छुपे हुए हैं एंड समबडी इज अनएबल टू सी यू, आई एम इनसाइड द कार। और स्टैंडर्ड जो रेफरेंस होगा उसमें आप इन लगाएंगे, आई एम इन द कार, आई एम इन माई कार नाउ, ठीक है। और जब आप बता रहे हैं, लेट्स सपोज कि आई वाज इनसाइड माय कार व्हेन आई सॉ दिस, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम इन माय कार, लेकिन इनसाइड जो है दैट विल अगेन शो कि यू आर अ नूब, मतलब आपको अभी लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसका मतलब है कि उस अभी परफेक्टली आपकी लैंग्वेज जो है वो नहीं हुई, लाइक यू आर स्टिल अनएबल टू यूज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, तो इसमें टू जो है इट इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस, ठीक है। और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स जो है ना, अक्सर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। टूवर्ड्स जो है इट इंडिकेट्स डायरेक्शन, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल शी इज गोइंग टू द स्टोर, अब शी इज गोइंग टू द स्टोर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दरम्यान में और कुछ नहीं है। इट कैन बी मे बी शी इज गोइंग टू द स्टोर, बट ऑन द वे देयर मे बी सम अदर प्लेसेस एज वेल, बट व्हेन यू से दैट शी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टोर, इसका मतलब ये है कि स्टोर उसके सामने है एंड शी इज डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स दैट प्लेस, ठीक है। जब वो बिल्कुल एक ही लोकेशन में दोनों चीजें होती हैं, एक ही पैटर्न के अंदर होती हैं, और एक चीज दूसरी चीज की तरफ डायरेक्टली मूव कर रही होती है, तो फिर हम उसके लिए टुवर्ड्स के अंदर ना ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड डायलेक्ट कौन सा है? इंग्लिश का स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो पुराना जो डायलेक्ट था, मतलब अब तो राइट नाउ तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड डायलेक्ट नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश इज अ डी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज नाउ, but there was a time when RP received pronunciation जो है, that was the standard dialect, but that's no more the standard dialect of English. English is now a decentralized language. English decentralized हो चुकी है, English का कोई standard dialect नहीं है, right? जितना डीप जाओगे उतना और फंसोगे सर। नहीं, एक्चुअली देखो, कोई भी चीज जो जब अपने अपने बबल से निकल आती है ना, तो उसके बाद फिर उसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। जैसे एक परिंदा जब घोंसले से गिर पड़ता है तो फिर उसको कहते हैं ना, उसको दोबारा आप उठा के घोंसले में नहीं रख सकते। तो इंग्लिश जो है ना, वो इंग्लिश हैज ब्लास्टेड, एंड इट हैज ब्लास्टेड टू दैट एक्सटेंट कि नाउ इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जब वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाती है, तो उसको फिर स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो माय आंसर टू दिस इज दिस, के रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी जिसको बोलते हैं, दैट यूज्ड टू बी द स्टैंडर्ड डायलेक्ट, बट राइट नाउ देयर इज नो स्टैंडर्ड डायलेक्ट, ठीक है अहमद। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द prepositions ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। इनटू जो है, when something moves from outside to inside something, जैसे the dog jumped into the car, बाहर से अंदर, आउटसाइड से इनसाइड जब कोई चीज जाती है तो फिर इसके लिए हम लोग, नहीं, नॉट शी वॉज इन टू द कार, ऐसे नहीं, आप नहीं कहेंगे कि शी वॉज इन टू द कार, शी वेंट इन टू द कार, या शी मूव्ड इन टू द कार, ठीक है, या शी थ्रू माई थिंग्स इन टू द कार। इन द कार भी आप कह सकते हैं और इन टू द कार भी कह सकते हैं, जब कोई चीज बाहर से मूव करके अंदर जाती है, मूविंगली जब कोई चीज अंदर जाती है किसी चीज के, तो दैट इज, फॉर दैट स्ट्रक्चर वी यूज इनटू। आउट ऑफ इसका ऑपोजिट है, जब इनसाइड से कोई चीज बाहर आती है, जैसे ही स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, ही स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, ही मूव्ड आउट ऑफ दिस सिटी, ठीक है। वी केम आउट ऑफ द स्टेडियम, ऑलराइट। और ऑन टू, जब कोई चीज मूव करके किसी सर्विस पर जाती है, कोई चीज मूव करते हुए आके किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रुक जाती है, तो उसके लिए हम लोग ऑन टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे शी जंप्ड ऑन टू द टेबल। Sir, जी जी, sir, for example, I jumped onto the bed. Is it correct? यस, आप कह सकते हैं आई जंप्ड ऑन टू द बेड, और आप ये भी कह सकते हैं कि आई जंप्ड इन माई बेड, ठीक है। आई Yes. जंप्ड इन माई बेड, और ऑन टू भी लगा सकते हैं आप वहां पे। और टूवर्ड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हेन यू आर स्पेसिफिकली पर्पसली मूविंग टूवर्ड्स अ प्लेस एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग देयर, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्ट होता है, तो उसके लिए फिर आप टूवर्ड्स लगाते हैं।
ऑन द बेड भी हो सकता है, यस, ही जम्प्ड ऑन द बेड, इन द बेड, ऑन द बेड, ऑन टू द बेड, सब लग सकते हैं। अच्छा, टूवर्ड्स का हो गया, अक्रॉस। अक्रॉस का क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे दे स्वैम अक्रॉस द रिवर, ऐसे दरिया बह रहा है, तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जब जाते हैं तो वो अक्रॉस हो जाता है। ठीक है, अक्रॉस द रिवर। यस, दे मूव्ड अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब तो आप नहीं कहेंगे, वो अराउंड द ग्लोब कहेंगे, क्योंकि ग्लोब जो हमारा वो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल है ना, तो इसलिए हम उसको अक्रॉस द ग्लोब नहीं कहेंगे, अक्रॉस द कंट्री आप कह सकते हैं, लाइक फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंट्री टू द अदर साइड। इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये prepositions नहीं है। इनवर्ड्स के बाद हमें कोई नाउन लगाने की जरूरत पड़ती है? इनवर्ड्स के बाद द बॉल वेंट आउटवर्ड्स, द बॉल वेंट अपवर्ड्स, द बॉल द बॉल वेंट डाउनवर्ड्स, तो इसके बाद हमें कोई नाउन लगाने की जरूरत पड़ती है? नो। नो सर। इसीलिए इफ यू रिमेंबर, यू सी, आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट्स, आई बिलीव इन लॉजिकल लर्निंग, और मैं अपने बच्चों को भी लॉजिकली चीजें जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि preposition तब होती है जब वो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन की या एक नाउन फ्रेज की जरूरत पड़ती है, और वो आके फिर एक पूरा नाउन फ्रेज वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक है, साइडवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, राइटवर्ड्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर नॉट prepositions। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ दीज आर नॉट prepositions, so what would they be if when we are using them in the sentence? तो ये फिर क्या होंगे? पार्टिसिपल। No, they will be basically, पार्टिकल। they will be adverbs। ये एडवर्ब्स बनेंगे। द बॉल वेंट वेयर? अपवर्ड्स। ठीक है, ही द काइट वेंट डाउनवर्ड्स, सिंपल डाउनवर्ड्स, क्योंकि वेयर को आंसर करेंगे ना। ठीक है, द ट्री फेल डाउनवर्ड्स, दरख्त नीचे की तरफ गिरा। द ट्री फेल वेयर? आप कहेंगे डाउनवर्ड्स, तो दैट विल सिंपली बिकम एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस यस रायन, यू आर राइट, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। अच्छा, थ्रू क्या होता है? when the movement is inside a space from one side to the other। आप एक किसी एक बाउंड्री के अंदर हैं, जैसे गली होती है, और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल आई द कार ड्रोव थ्रू द टनल, कि टनल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, मूवमेंट इनसाइड अ स्पेस। और आप क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट टू अ हायर प्लेस, और डाउन जो है दैट इज मूवमेंट टू अ लोअर प्लेस। अब मैं आपको इसकी पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। आप देखें, इन और इनसाइड कहाँ पे लगाते हैं? आप इसके सेंटेंसेस बनाएं, आप सेंटेंसेस बनाएं, आपको पता चल जाएगा। द बॉल इज inside the inside box. the box, इनसाइड द बॉक्स, द बॉल इज On on the the ऑन box, द टेबल। ऑन द टेबल। अच्छा, अब ये यहाँ पे गलत बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? द बॉल इज underneath, अंडर अंडर द द टेबल। अंडर द टेबल। ठीक है, अंडर द टेबल या बीनीथ द टेबल। एंड नाउ द बॉल इज near the नियर द Near, टेबल। नाउ द नियर बॉल द इज बॉक्स। near the अंडर। ball. अंडर अंडर द बॉक्स, अंडर द तो बॉक्स। और below नहीं होगा? The ball is below the table. बिलो तब होता, देखो बिलो नीचे कहीं आ रहा होगा। बिलो Oh, तब sorry. होता है जब बीच में वो आ होता है रहा है ना, सर, ये सेकंड सेंटेंस के पहले सर। ये। ये मीडियम आ जाए। हाँ, देखो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी थी पंखे वाली, कि अगर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर होगा तो फिर मैं ऑन कहूंगा, वरना फिर मैं अबव कहूंगा। तो अबव और बिलो में क्या होता है? अबव और बिलो जो है उसमें बीच में गैप होता है। Okay. ठीक है। मीडियम। अच्छा, अंडर के बाद नेक्स्ट हो गया ओवर। ठीक है, ओवर। अब यहाँ पे क्या है? ओवर और अबव जो है ना, अक्सर हम कहते हैं ना ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव को हम एक इडियम के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है यार, ओवर एंड अबव बात ये है, ओवर एंड अबव का मतलब ये होता है कि बाकी सारी चीजों को साइड पे करो। तो ओवर एंड अबव जो है, इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अबव मींस द डिस्टेंस इज कंसिडरेबली हाई, और ओवर का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, एंड समथिंग इज दैट, समथिंग दैट इज
close to something, but there is a distance as well. अच्छा, उसके बाद बिलो को यहाँ पे देखें, द बॉल इज बिलो द बॉक्स और बिलो द फ्रेम, या जो भी आप कहना चाहें। सेंटेंसेस बनाए, जल्दी से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। The ball The is नेक्स्ट, ball is above above the box. वेरी गुड। नाउ द ब्लैक The बॉल ball इज, is around the balls. balls. द ब्लैक बॉल इज अराउंड द रेड बॉल्स। अराउंड भी लगा सकते हैं और राउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, द ब्लैक बॉल इज नॉट अराउंड द रेड बॉल्स, द रेड बॉल्स रेड आर बॉल अराउंड, द रेड बॉल्स आर अराउंड द ब्लैक बॉल। और थ्रू क्या होगा जब कोई चीज, देखो The बॉक्स के ball अंदर, went through the box. वेरी गुड, द बॉल वेंट थ्रू द बॉक्स। और अमोंग कब लगता है, व्हेन समथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रेस्ट। The red ball is among the black balls. वेरी गुड। और बिटवीन, The red ball is between the black balls. बिहाइंड, सर पीछे छुपी। ये भी सर, ये जो रेड बॉल अमंग जो है सर, इसमें भी ये तो दरमियान में ही पड़ा हुआ है। तो उनके साथ है ना, मतलब उस साइड पर हो, जो आप इसको उठा के जिधर मर्जी रखते हैं तो इट विल बिकम अमोंग। अमोंग का मतलब होता है व्हेन यू आर पार्टी टू समथिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजों के दरमियान। बहुत बहुत सारी चीजों में से एक, जैसे मैं कहता हूं कि अहमद वाज अमोंग दोज बॉयज हु वॉन द स्कॉलरशिप, जी सर। ठीक है। जब एक चीज बाकी पूरी पार्टी का हिस्सा बन जाती है, पूरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, तो उसके लिए फिर हम अमोंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अमोंग के बारे में बता दिया ना बेटा ओके यशवीन। सर। ओके, चले जल्दी से सेंटेंसेस बनाएं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है बॉक्स के बिल्कुल सामने। द बॉल The ball is in front of the box. अलोंग, रोड के साथ ना, मतलब The रोड के ball साथ। went along the road. वेरी गुड। और अक्रॉस में क्या होगा, The ball is across the road. ओ द बॉल इज नॉट अक्रॉस द रोड, द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। इस पॉइंट से बॉल चली है और मूव करती हुई, देखो ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हाँ मूवमेंट को ये शो, ये मूवमेंट को शो कर रहा है, कि इसका मतलब है कि यहां से चीज मूव करके किसी चीज के अंदर से गुजर के जा रही है। इसका मतलब है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज दूसरी चीज मूव कर रही है ओपन स्पेस में। यहां से ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, तो अक्रॉस होगा, ठीक है। द बॉल वेंट अप द स्टेयर्स, द बॉल वेंट डाउन द स्टेयर्स। सर इसको इस तरह भी कह सकते हैं, the ball moved up the stair. आप देखें, मूव लगाएं, वेंट लगाएं, रोल्ड लगाएं, तो वो तो आपका चॉइस ऑफ वर्ब है ना, आप जो सा जी मर्जी सर। वर्ब, ठीक है। यार एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। व्हाट हैपेंड? You can be a school. You can go there and be a school. Definitely you can go. Go be a school. इसको थोड़ा ऊपर कर दो। यार बस बच्चे जो है ना, शी इज प्लेइंग बास्केटबॉल और वो उसके उससे ना बॉल जा नहीं रही नेट में, तो अभी उसके साथ कोई है खेलने के लिए, नहीं तो वो रो रही है। अच्छा, वेयर वर बी, हाँ, ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होगा, व्हेन टू थिंग्स आर, जैसे होता है ना कि यहाँ पे लेट सपोज बैंक है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो आप कहेंगे कि द बैंक इज ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल। ऑपोजिट टू नेक्स्ट। और कोई जब चीज इन मूव फ्रंट ऑफ करती भी कह सकते हैं। है, इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं, ऑपोजिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है, ये लगा सकते हैं। अच्छा, ऑन टू क्या होता है, जब कोई चीज मूव करके किसी सरफेस के ऊपर आके रुक जाती है, ठीक है, ऑन टू। ओके सर, थ्रू और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है? देखो, अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस ये है कि जब कोई भी चीज एक क्लोज्ड मीडियम में, बंद जगह है, ठीक है, बंद जगह है, और बंद जगह के अंदर कोई जब चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक वियर्ड सी एग्जांपल होगी, लेकिन मैं आपको ऐसे करके एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। चले, एम आई विजिबल? यस सर। ओके, अब ये देखें, जी ये एक सर।
सर्कस बन गया था। मैं कहता हूँ कि द पंच वेंट, दिख नहीं रही सर। द पंच वेंट थ्रू द, ठीक है, थ्रू द होल, आप इसको अगर एक होल के तौर पर आप लेते हैं, थ्रू, ठीक है, वी वेंट थ्रू द टनल, ठीक है, वी पास्ड थ्रू द जंगल। और अक्रॉस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, और इसके ऊपर मैं क्या चीज घुमाऊं, इसके ऊपर कोई चीज है ही नहीं जो मैं इसके ऊपर घुमाऊं। चले, ये बिस्किट्स पड़े हुए हैं। अब ये देखो, लेट्स सपोज ये चीज है। अब यहां से इस पॉइंट से ये गाड़ी चली, और ऐसे द बिस्किट्स वेंट अक्रॉस द रोड। कि अक्रॉस का मतलब होता है कि एक पॉइंट, मतलब जैसे सड़क है ना, सड़क ऐसे जा रही है, अब आप उसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। और अगर उसके साथ साथ आप चल रहे हैं तो फिर अलोंग होगा, अलोंग द रोड, अक्रॉस द रोड, अलोंग द रोड। ओके, ऑलराइट। ऑफ का हमने पढ़ लिया कि व्हेन समथिंग, जैसे ना द कैट जंप्ड ऑफ द बॉक्स, जंप्ड ऑफ द टेबल। यस, अक्रॉस, बिल्कुल बात कह रहे हैं कि अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार हो जाना। यस, जैसे ना द बुलेट वेंट अक्रॉस, बॉडी के अंदर से वो, सॉरी, हाँ, द बुलेट वेंट थ्रू, थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर से गुजर गई। और अगर ऐसे बॉडी को आप खड़े हुए थे और आपके बिल्कुल पास से शू करके गुजर गई, तो फिर आप कहेंगे कि द बुलेट वेंट अक्रॉस। वेंट अक्रॉस का मतलब ये है कि भाई मेरे पास से ऐसे करके गुजर गई। अच्छा, उसके बाद इनटू, जब कोई चीज मूव करती हुई किसी चीज के अंदर घुस जाए, तो इनटू, और मूव करती हुई बाहर आ जाए तो आउट। अच्छा, वेंट पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट है, और उस पॉइंट को जब आप क्रॉस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि कीप मूविंग, कीप मूविंग, यू विल सी अ पोस्ट ऑफिस ऑन योर राइट, गो पास्ट दैट। गो पास्ट दैट का क्या मतलब है कि उसको गुजर जाओ, गुजर जाना, ठीक है। और नेक्स्ट टू मतलब उसके साथ पड़ी हुई है, नेक्स्ट टू भी लगाता है, बाय भी लगाते हैं, बिसाइड भी लगाते हैं। और अगेंस्ट, जब कोई चीज किसी चीज के साथ टिकी हुई है, जैसे आई वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। और जब किसी हाइटेड मीडियम को कोई चीज क्रॉस करके जाती है, ओवर, जैसे वी क्रॉस्ड ओवर द ब्रिज, ठीक है, या वी क्रॉस्ड ओवर द वॉल, द बॉल वेंट ओवर द वॉल, ओवर द बाउंड्री। ओवर द सर बाउंड्री ये होता है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का सर दोबारा समझाइए। अगेंस्ट में ये होता है कि जैसे एक कोई एक स्टैटिक मीडियम है, और उसके साथ कोई दूसरी चीज टेक लगाकर खड़ी हुई है, सपोर्ट के साथ एक चीज आपने उसके साथ लगाई हुई है, तो वहां पे हम अगेंस्ट लगाते हैं। गॉट इट। जी सर। और फ्रॉम टू, जैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम लाहौर टू कराची। सर, कैन वी यूज अगेंस्ट व्हेन बॉल बाउंसेस लाइक द बॉल बाउंस्ड अगेंस्ट द बॉल? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और टूवर्ड्स, जब कोई चीज, देखे ना, ये मैंने आपको टूवर्ड्स का बताया था कि जब कोई चीज डायरेक्टली किसी चीज की तरफ मूव कर रही हो, तो उसके लिए हम लोग यस। टूवर्ड्स लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैनर और मीन्स। मीन्स का मतलब होता है जरिया, सोर्स, सोर्स। तो उसमें बाय लगाते हैं। बाय जो है दैट इज यूज्ड एज अ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मेथड, जैसे शी ट्रैवल्ड बाय कार, ठीक है। आप मीन्स यानी कि जरिया बता रहे हैं। हाउ डिड यू कम? आई केम बाय माई कार, ठीक है। वी विल गो बाय ट्रेन, जैसे हम कहते हैं ना बाय एयर, बाय एयर ट्रैवल करना, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और विद जो है ये यूज होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही कट द पेपर विद सिजर्स। और ऑन जो है फॉर द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे दे केम ऑन फुट, ऑन बाय फुट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऑन कार भी लगा सकते हैं, ऑन बस भी लगा सकते हैं, शी ट्रैवल्ड ऑन बस, शी ट्रैवल्ड ऑन ऑन एयरप्लेन, ठीक है। हैव यू ट्रैवल्ड ऑन, हैव यू एवर बीन ऑन एन एरोप्लेन? क्या कभी आप किसी जहाज पे चढ़े हो? तो वहां पर आप ऑन भी लगा सकते हैं। सर, ही केम इन कार एंड ही केम ऑन कार एंड ही केम बाय कार। यस, ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस सारे ठीक होंगे, ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस सारे ठीक होंगे।
लेकिन मतलब तब्दील होता जाएगा। ठीक है, मतलब तब्दील होता जाएगा। मैं कार में आया, मैं कार पर आया, मैं कार के जरिए आया। बस मीनिंग में थोड़ा सा तब्दीली आती जाएगी, वरना ग्रामेटिकली तीनों स्ट्रक्चर ठीक होंगे। और इन भी यूज होता है एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड इन इंग्लिश। ठीक है, यू नीड टू राइट दिस इन इंग्लिश। ठीक है, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट इन उर्दू। ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दोनों के लिए आप इन भी लगा सकते हैं। वी केम इन द कार। ठीक है, तो दिस, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंटरचेंजेबल होती हैं, इंटरयूजेबल होती हैं। क्या आप उनको इन की जगह ऑन भी लगा सकते हैं, बाय भी लगा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दोज एक्सप्रेशंस। फिर इसी तरीके से prepositions ऑफ कॉज, preposition ऑफ रीजन, preposition ऑफ पर्पस। फॉर जो है, इट इज यूज टू इंडिकेट पर्पस। कैन वी यूज बाय एज अ preposition ऑफ टाइम ऑल्सो? यस, यूज कर सकते हैं। डू इट बाय 9 o'clock। बाय 9 o'clock का मतलब ये है बिफोर 9 o'clock। ठीक है, यानी कि नौ, यू कैन सबमिट दिस रेजिग्नेशन बाय मंडे। बाय मंडे मतलब मंडे तक, ओके। मंडे वाले दिन आपके पास, यानी कि बिफोर का मतलब ये होता है कि मंडे का दिन शुरू होने से पहले, और बाय मंडे का मतलब ये होता है कि मंडे वाला दिन भी डालकर। ठीक है, नहीं आज 1.5 आवर्स की क्लास नहीं होगी, बस ये प्रेपोजिशन करके खत्म करते हैं। ओके, बिकॉज फॉर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस दिस गिफ्ट इज फॉर यू, आई नीड इट फॉर माई मदर। ठीक है, आई नीड इट फॉर स्टडीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्स, आई एम गोइंग फॉर एग्जाम। और बिकॉज ऑफ रीजन बता रहे होते हैं, जैसे द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, नॉट फॉर रेन, बिकॉज ऑफ रेन। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू दोनों। अब इसमें पता क्या है, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ड्यू टू जो है ये मोस्टली यूज होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, when we are talking about a reason that may or may not be true. That may be a reason, that may be one of the reasons, and it may not be the reason. और बिकॉज ऑफ जो है, बिकॉज ऑफ ये यूज होता है व्हेन यू आर सर्टन, जब आपको यकीन हो कि यही उसकी वजह है। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू वेदर कंडीशंस। हो सकता है कि और भी कोई रीजन हो। ठीक है, और दूसरा जो जो डिफरेंस है वो ये होता है कि ड्यू टू मोस्टली हम लोग यूज करते होते हैं नेगेटिव सिचुएशंस के लिए, नेगेटिव सिचुएशंस के लिए। और बिकॉज ऑफ हम यूज करते होते हैं जो जब चीजें या तो पॉजिटिव होती हैं या न्यूट्रल होती हैं, पॉजिटिव या न्यूट्रल सिचुएशंस के लिए। आप ये भी कह सकते थे कि द गेम वॉज कैंसल्ड ड्यू टू ड्यू टू द रेन, आप कह सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि गेम का कैंसिल होना इज नॉट समथिंग डेट्रीमेंटल, लेकिन यहाँ पे ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर वेदर कंडीशन जो थी ये, इनके बावजूद भी अगर फ्लाइट जो थी वो कंटिन्यू रहती तो देयर देयर वुड हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। फिर थैंक्स टू जो है, दिस इज यूज टू इंडिकेट द पॉजिटिव रीजंस और कॉज। जैसे ही सक्सीडेड थैंक्स टू हर हेल्प, आई वॉन थैंक्स टू माई टीम। न्यूट्रल सिचुएशन का मतलब ये कि एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल, ही ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ, he is happy because of my jokes, he is happy because of my jokes। एक न्यूट्रल सिचुएशन है, मतलब जिसमें कोई, इट्स नॉट दैट पॉजिटिव, समथिंग दैट पॉजिटिव, समथिंग नॉट दैट नेगेटिव। एक न्यूट्रल से एक जनरल न्यूट्रल सिचुएशन से बता दिया कि एवरीडे जो टॉक होती है उसमें।
अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और इंस्ट्रूमेंटेलिटी में हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। विद भी हम लगाते हैं व्हेन यू। अच्छा देखें, ये इंपॉर्टेंट है। विद, विद और बाय। अब विद और बाय में क्या डिफरेंस है? जब आप इस किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे होते हैं, यस ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हर हेल्प, कह सकते हैं। ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हर हेल्प भी कह सकते हैं, और आप भी कह सकते हैं कि ही सक्सीडेड थैंक्स टू हर हेल्प। ड्यू टू नहीं लगा सकते यहाँ पे, ड्यू टू हर हेल्प, क्योंकि ड्यू टू मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है। ठीक है, ओके। अब जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं तो विद लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही फिक्स द कार विद अ रेंच, नॉट बाय अ रेंच। और बाय लगाते हैं जब हम किसी मीडियम की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ही कहता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ही फिक्स्ड द कार। अच्छा, अब पहले में क्या आएगा? ही फिक्स द कार विद द टूल्स ही हैड, या बाय द टूल्स ही हैड? with the tools. With the tools. With the tools ओके। he had. एंड ही फिक्स द कार बाय हिज टैलेंट या विद हिज टैलेंट? By his time. By his talent. बाय हिज टैलेंट। By his talent. ठीक है, बाय हिज टैलेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल। ठीक है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई वाज सेव्ड विद द मर्सी ऑफ अल्लाह। By the mercy. हाँ, विद आएगा या बाय आएगा? हम्म, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। By the mercy. हाँ, बिकॉज यू सी Allah's mercy is basically a medium that saved you. It's not an instrument. It's not an instrument. जब आप स्पेसिफिक किसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर रहे होते हैं तो फिर वहां पे आप विद लगाते हैं, और व्हेन द रेफरेंस इज जनरल, एज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम मेथड्स और सम मीडियम्स, तो इन दैट केस वी यूज बाय। एंड द सर ये लास्ट। हाँ हाँ, ये जो सेंटेंस विषय है सर, इसमें क्या आएगा सर? इस वाले में जो मैंने भेजा हुआ है सर मैसेज ये में। अच्छा, सर आई मेट डैश, आई मेट अ वन आएगा ना, अ वन आइड स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर तो कोई भी preposition नहीं आएगी ना, यहाँ पे तो कोई preposition, इसमें तो ये तो preposition वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है ना। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें preposition ऑफ कंपैरिजन की, तो लाइक सिमिलैरिटीज के लिए, एज, यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रोल और मैनर ऑफ, जैसे ही शी वर्कड एज अ टीचर, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर। ठीक है, ही इज वर्किंग एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जब रोल्स की बात कर रहे होते हैं। और देन जो है दैट इज यूज फॉर द कंपैरिजन। और इसके अलावा एक और भी यूज होता है, एज इफ। एज इफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स एज इफ ही इज द बॉस। बात तो ऐसे करता है जैसे वो पता नहीं कोई क्या है, एज इफ। ठीक है, अब ये जो एज इफ है, ये क्या होता है? ये बेसिकली आप एज इफ को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर लेते हैं। आगे चल के हमने कंजंक्शंस पढ़ने। दिस इज नॉट अ preposition, दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये बीच में आ गया तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, जैसा कि एज इफ के बाद हमेशा क्लॉज आती होती है, और prepositions के बाद फौरन क्या आता होता है? नाउन फ्रेज या समथिंग लाइक दिस आती होती है। अच्छा, नाउ लेट मी गिव यू द रूल्स क्विकली। prepositions they follow a specific verb, a specific adjective and nouns। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड के साथ इन लगता होता है, गुड के साथ एट लगता होता है। इंटरेस्टेड के साथ एट नहीं लगाते होते, गुड के साथ इन नहीं लगाते होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है, अक्सर आपके पेपर्स में आती है ये चीज़।
शी इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। अगर आप कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स या आई एम इंटरेस्टेड एट मैथमेटिक्स। सर इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स। और आई एम गुड इन मैथ या गुड एट मैथमेटिक्स। दोबारा सर। गुड के साथ क्या लगेगा? गुड के साथ इन आएगा या एट At आएगा? एट Hat. सर। बिलोंग्स के साथ क्या लगता है? बिलोंग्स टू या बिलोंग्स फ्रॉम? belongs Belongs to. to. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। और ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, ही बिलोंग्स टू नोबल फैमिली, दोनों का मतलब एक ही है। सर इन एक्सप्रेशन लाइक आई एम रूड फॉर आई एम रियलिस्ट is for being used as क्योंकि yes and that for is a coordinating conjunction। ठीक है, that for is a coordinating conjunction। अच्छा, उसके बाद preposition of time, ये आगे वही चीजें रिपीट हो रही हैं। इन जो है that is used for months, years, centuries and long periods। जैसे I was born in June। on जो है वो dates and days के लिए यूज होता है। at जो है ये specific times के लिए और festivals के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग प्लेस एंड लोकेशन की बात करें तो इन जो है दैट इज फॉर द इनक्लोज्ड स्पेस, सिटीज एंड कंट्रीज। एट जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए यूज होता है। ऑन जो है ये सर्फेसिस के लिए यूज होता है। बाकी मैंने आपको यहाँ से भी डिटेल के साथ फर्दर समझा दिया। अच्छा, वर्ब्स के साथ जो है वो कुछ स्पेसिफिक आती है, जैसे ही बिलीव्स इन गॉड। बिलीव के साथ हमेशा इन लगता होता है। आई बिलीव इन यू। डू यू बिलीव इन अल्लाह? बिलीव ऑन अल्लाह नहीं होता। उर्दू में तो हम कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह पर यकीन लाना, फरिश्तों पर यकीन लाना। और इंग्लिश में हम कहते हैं कि बिलीविंग इन गॉड, नॉट बिलीविंग ऑन गॉड। टॉक के साथ टू लगता होता है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एवरी डे। विद नहीं होता टॉक के साथ। अच्छा, इसी तरीके से फिर प्रेपोजिशन जो है इट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इन द फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, गिव अप, गिव इन। तो वो जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, गिव इन, गिव अप, गिव फॉर, गिव अवे, गिव टू, वो फिर प्रेपोजिशन जो है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि ये वाली जो प्रेपोजिशन है जो इसके साथ आ रही है ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे गेव अप का मतलब कि ही गेव अप स्मोकिंग का क्या मतलब है कि उसने सिगरेट पीना ऊपर दे दिया, ये मतलब है इसका। हम्म, क्यों भाई? no, sir. इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसने सिगरेट पीना ऊपर दे दिया। इसका मतलब है उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। क्विट, क्विट के मीनिंग में आ रहा है। तो इसलिए जब ये फ्रेजल वर्ब्स में आती हैं जो प्रेपोजिशंस, तो इनका मीनिंग तब्दील होता है। ओके, Yashvin is asking, I have a question regarding pronoun and adjective, just one question. Sir, none, each other, any, either, etc. are distributive pronouns and can be quantitative adjectives as well. Yes, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये ये सारे के सारे जो इनडेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये नाउन के साथ मिलकर आते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। एंड अदर देन दैट ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्कशीट्स। हम थोड़ी सी कुछ जो वर्कशीट्स हैं, सर आपने वर्कशीट सारे सॉल्व किए हुए हैं। ये इसमें सारे सॉल्व नहीं है। ठीक है, इसमें ये पहला वाला सिर्फ सॉल्व है। ये वाला हम मिलकर सॉल्व करते हैं। ये वाला मिलकर सॉल्व करते हैं। ही अराइव्ड ऑन 6 PM। ऑन 6 p.m। At 6 p.m. Okay. एट स्पेसिफिक टाइम है, एट 6 p.m। वी वेंट टू द सिनेमा On ऑन Sunday. On Sunday. आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फ्रेंच। इन Friend. In दे ट्रैवल डैश प्लेन। By by plane. By plane. ठीक है, ही इज अफ्रेड Of Of dog. dog. Of. ऑफ ओके, द टीचर इज सिटिंग डैश द डेस्क। On. On ऑन At द the डेस्क। desk. व्हाई एट द डेस्क? डेस्क के ऊपर नहीं बैठ सकता? हाँ, एट होगा, एट द डेस्क।
ऑन अगर आप लगाते हैं, अगर कोई मेरे जैसा, मैं यूनिवर्सिटी में इसी तरह करता हूँ, वो जो सामने वो नहीं पड़ा होता, डेस्क पड़ा होता है, अक्सर वो डायरेक्टर साहब आते हैं ना, वो कहते हैं यार तुम मतलब वो एक दफा उन्होंने मीटिंग में भी कह दिया, कहते हैं ये इंग्लिश के टीचर्स जो है ना, ये इतना कैजुअली पढ़ा रहे होते हैं। मैं एक दिन क्लास में गया, नईम साहब जो थे वो उसके ऊपर बैठे हुए थे, टेबल के ऊपर, और इतना कैजुअली पढ़ा रहे थे कि मुझे देख के भी नीचे नहीं उतरे। तो मेरी ये आदत है कि मैं जब क्लास में जाता हूँ तो क्लास में जाके चेयर साइड पे कर देता हूँ, डेस्क के ऊपर जो है टांगे नीचे लटका के बैठ जाता हूँ और पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो अगर कोई मेरे जैसा टीचर हो तो वो हो सकता है कि डेस्क के ऊपर भी बैठ जाए, सर तो वरना दोनों ही करेक्ट है ना फिर, ऑन एंड एट। ऑन ऑन का फिर मतलब और बनेगा, और यूजुअली दे डोंट सिट ऑन द दैट ऑन द डेस्क, दे सिट एट द डेस्क। ओके। ठीक है, एट का मतलब ये है कि मतलब माय लोकेशन, और माय यस माय लोकेशन इज कि मैं अपने डेस्क पर हूँ। ऑन का मतलब ये होगा कि अगर मैं डेस्क के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं तो फिर ऑन लग सकता है। ठीक है। ओके। हाँ, वी वॉक डैश द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट। वी sir. वॉक डाउन द स्ट्रीट भी हो सकता है, एंड वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट भी हो सकता है। Through the street. थ्रू भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सर ज्यादा appropriate कौन सर? दोनों अप्रोप्रिएट हैं, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। डाउन का मतलब यह है कि आप गली में चलते गए, जब आप कहते हैं कि वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट, तो थ्रू का मतलब यह है कि गली के एक नुक्कड़ से चले और गली के आखिरी नुक्कड़ तक जाके वहां से बाहर निकल गए, Okay sir. तो वो फिर इसका मतलब है कि वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट का मतलब ये है कि आप गली में दाखिल हुए और गली में चलते चलते गली से बाहर निकल गए, तो फिर थ्रू हो जाएगा। और गली में आप चले यहाँ तक आए तो आप कहेंगे कि आई आई वेंट डाउन द स्ट्रीट एंड फाइनली आई गॉट द एड्रेस। अच्छा, उसके बाद शी अपोलोजाइज्ड, और For और being late ओके, दे आर मीटिंग, At the एट द station. स्टेशन at station he succeeded by hard work. बाय हार्ड Because वर्क। of बाय बिकॉज इसलिए नहीं आ सकता, एक बच्चे ने बिकॉज का बिग 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 किया है, बिकॉज ऑफ होता तो फिर बिकॉज ऑफ लग सकता था, खाली बिकॉज नहीं लग सकता। ठीक है, Yeah. गॉट इट। प्रूफ नहीं हो सकता था। क्या चीज, प्रूफ स्टार्ट। नहीं हो सकता क्या चीज बेटा? सर, थ्रू। नहीं, थ्रू नहीं हो सकता, ही सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क नहीं हो सकता। थ्रू हम यूज यूज करते होते हैं जब हम किसी कॉन्क्रीट मीडियम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। वर्कशीट नंबर 3 जो है ये आप खुद करेंगे, इसमें कुछ आपने एरर्स निकालने हैं। ठीक है, इसमें कुछ एरर्स हैं, वो आपने फाइंड आउट करने हैं। सो ओनली वन वर्कशीट इन टुमारोज क्लास। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कल की क्लास थोड़ी सी हमारी फास्ट पेस्ड होगी। ठीक है, कल हम लोग कंजंक्शंस भी करेंगे, और कंजंक्शंस करने के साथ साथ हम लोग जो इंटरजेक्शंस हैं ये भी हम लोग मुकम्मल करेंगे कल की क्लास में। कंजंक्शंस इंटरजेक्शंस दोनों जो हैं, और इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स हैं, इनको भी हम लोग क्विकली जो है वो कल की क्लास में करेंगे। सो कल की क्लास में हमने ये वाली जो वर्कशीट है, मतलब ये वाले जो नोट्स हैं, इनको हमने हर सूरत में कल की क्लास में मुकम्मल करना है। ये 10 मैच लगाना है सर। ठीक है, ऑलराइट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लास्ट वर्कशीट्स आपको सेंड करनी है, नहीं मैं आपको जब कहूंगा तब आपने पीडीएफ बना के भेजना है। वन आई विल से कि अब सारी वर्कशीट्स मुझे भेज दें, तो तब आपने मुझे भेजनी है। सर कहाँ पे सेंड करना है? मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे सेंड करनी है। ठीक है, अभी आप ओके बस नोट डाउन करते जाएं, जो वर्कशीट्स आपको मिल रही हैं आप इनको बस करते जाएं। ऑल एक्सक्यूज राइट मी सर। जी बेटा। सर आपने एक एग्जांपल दी थी ऊपर पार्टिकल का जिक्र करते हुए, हाँ हाँ, ही लिव्ड द फिफ्थ फ्लोर ऑन और ही लिव्ड ऑन द फिफ्थ फ्लोर। तो आपने कहा था कि प्रपोजिशन जब अपनी लोकेशन चेंज करती है, मतलब अगर अब लास्ट में चली गई है तो ये पार्टिकल की शक्ल, मतलब ये अब इसे पार्टिकल कहेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ पर भी इसका लेकिन सेंस तो ठीक नहीं बन रही ना, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल किसी सेंटेंस में ठीक सेंस दे सकता है और किसी में नहीं। नहीं यहाँ पर तो ये पार्टिकल है ही नहीं ना, ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब, अब मुझे बताओ कि ये जो ऑन है यहाँ पे, क्या ये लिव का हिस्सा है? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब है सेकंड सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस को देखें, तो क्या ये जो ऑन है ये टर्न का हिस्सा है?
यस सर। यस। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा और ये वाला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर जैनब, नीचे ओके वाला सर, थैंक यू। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग। यस सर, थैंक यू सो मच। Is it true for separable phrasal verbs? What do you mean by separable phrasal verbs? जैसे look down upon, इस तरह के जो phrasal verbs होते हैं, give away, अहमद जरा जल्दी बताएं। just have 1 minute because I have to start the next class. Quickly, be quick. If you want an answer, be quick. सर ड्यू टू की एक और एग्जांपल बता दें। ड्यू टू फीवर, आई डिडंट ज्वाइन द क्लास Due to fever. ड्यू टू खराब नीयत, ठीक है, वगैरह वगैरह। ओके, ऑल राइट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। After